पॉइंट 2, अगर आप ये स्वीकार करते हैं कि मतदाता के पहचान में और मतदान की सूची में गड़बड़ी है, तो जो हम बार बार सवाल उठा रहे थे कि महाराष्ट्र में गड़बड़ी हुई है, हरियाणा में गड़बड़ी, तो आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे थे? और तीसरा इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आप 3 महीने में कैसे ये साबित कीजिएगा? 11 साल में देश के प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा सके और आप बिहार में आकर के बिहारियों को कह रहे हैं कि आप साबित कीजिए कि आप बिहारी हैं कि नहीं है, और ऐसा डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं जो डॉक्यूमेंट लोगों के पास है ही नहीं। कन्हैया जी, 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट उन्होंने दी है। नंबर 1, आप लोगों ने प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, कुछ सजेशंस दिए हैं, वहां तक समझ में आता है जी। लेकिन आप संस्था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को लेकर उसके ऊपर सवाल खड़े करते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल करते हैं, तो लोगों के मन में डाउट आता है। आप बोलते हैं कि वो एक पार्टी का पक्ष ले रही है, वो बेईमानी कर रही है। देखिए, एक बात समझिए सर, निशांत जी, हम जब ये कहें कि इस देश की मीडिया निष्पक्ष नहीं है, इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन मीडिया जो है चौथा स्तंभ पहले स्तंभ के साथ लेट गया है, हम ये कह रहे हैं। आप समझिए, कहने का मतलब है कि मैं वहीं आ रहा हूं। देखिए, लोकतंत्र में 4 स्तंभ क्यों कहते हैं? कार्यपालिका, जिसके दो पार्ट होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। सरकार अस्थाई है और जो ब्यूरोक्रेसी है वो अस्थाई है। दूसरा होता है न्यायपालिका, तीसरा होता है विधायिका। विधायिका में पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल होते हैं, और चौथा हम लोग कहते हैं मीडिया। ठीक है, 3 जो स्तंभ हैं उसमें से न्यायपालिका, उसकी जो प्रक्रिया है उसमें जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको तय करने की भी भूमिका थी। वो कौन लोग थे और ये क्यों किया गया है कि मुख्य चुनाव आयोग को चुनने में, आयुक्त को चुनने में जो न्यायपालिका की भूमिका थी उसको समाप्त कर दिया। किसने समाप्त किया? विधायिका ने समाप्त किया, कार्यपालिका ने समाप्त किया, अस्थायी कार्यपालिका ने समाप्त किया। पहले जो जज होते उनको चुनने में अब सिर्फ जो है प्रधानमंत्री रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। 3 में से 2 अगर आप रहेंगे तो तीसरा वहां होगा कि नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? बहुमत से आप फैसला कर लीजिएगा। तो जब हम ये प्रश्न उठाते हैं तो हम संवैधानिक संस्था पे प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं। और प्रोसेस पे सवाल उठाया जाना चाहिए। अगर हम मीडिया पर सवाल उठाते हैं इसका मतलब वो लोकतंत्र का प्रहरी है, हम ये अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो लोकतंत्र का प्रहरी है। लेकिन लोकतंत्र का प्रहरी होने का मतलब सिर्फ विपक्ष से सवाल नहीं पूछना होता है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी सवाल पूछना होता है। हम ये कह रहे हैं। आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जब आप प्रोसेस पे सवाल उठा रहे हैं तो इसका एक एंटीथीसिस हमेशा दिया जाता है जी। थोड़ा क्लीशे है लेकिन मैं आपसे पूछूंगा जरूर पूछिए। एंटीथीसिस ये होता है कि अगर किसी स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनती है तब ये सवाल नहीं उठाए जाते हैं? उठाए जाते हैं, मैं बता देता हूं, सुन लीजिए और आज को इसको नोट कीजिएगा। इस देश में ईवीएम पे सबसे पहला सवाल भाजपा ने उठाया, आडवाणी जी ने उठाया और भाजपा के नेता ने किताब लिखा है। मैं गलत बोल रहा हूं? मैं ठीक बोल रहा हूं? तो जब वो विपक्ष में थे, जब हार गए, फील गुड इंडिया नहीं हो पाया, अटल जी की सरकार चली गई, मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री बने, तो ईवीएम पे सबसे पहला सवाल विपक्ष के नाते भाजपा ने उठाया। इसी बिहार की बात मैं आपको बता देता हूं। लालू जी जब जीत जाते थे ना तो कहा जाता था, अरे इतना लोग गुस्सा में है, चुनाव कैसे जीत गया? तो लालू जी हंस करके मीडिया में कहते थे कि लालू का जिन निकला था। याद है आपको? कहते थे कि मत पेटी चोरी हो गया, उसमें स्याही डाल लिया, बूथ कैप्चर कर लिया। सवाल उठाया जाता है, लेकिन वो जो सवाल होते हैं उस सवाल के जवाब को देने का काम जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसका है। मैं कहता हूं कि हम सवाल पूछते हैं चुनाव आयोग से और ट्वीट करता है भाजपा का लोग। क्यों करता है भाई? जितना चुनाव आयोग आपका उतना चुनाव आयोग हमारा, जितना चुनाव आयोग पक्ष का उतना विपक्ष का। तो हम सवाल पूछें चुनाव आयोग से तो मिर्ची बीजेपी वालों को क्यों लगती है? इससे लगता है कि दाल में कुछ काला है, और मैं कहता हूं दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली इन लोगों ने बना दी है। कि चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है तो बीजेपी ट्वीट करेगी ना? नहीं, बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है, ये बात हम क्यों कहते हैं? क्या हम तथ्य के आधार पर नहीं कहते हैं? हम कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को जो चुनने की प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया क्यों बदली गई? न्यायपालिका की जो भूमिका थी एक संवैधानिक संस्था के चुनाव में, उस भूमिका को क्यों समाप्त किया गया? मुझे हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि जब आप रात को 12 बजे वोटिंग करके
क्योंकि आपके पास नंबर है, कोई ऐसा कानून पास कर दें और आप कहें कि संसद से ये कानून पास हुआ है, लेकिन अगर वो कानून देश की मूलभूत संवैधानिक ढांचा के खिलाफ होगा तो उस कानून पर स्टे करने का आधार सुप्रीम कोर्ट को है। इस पे आप हमारे स्टूडियो में भी बैलेंस समझना पड़ेगा। देखिए हमारे स्टूडियो में एक मिनट, चार पहिए पे ये कुर्सी है। मैं समझ गया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अब जो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, इसकी फिर से हियरिंग होने वाली है, अभी आप संतुष्ट हैं इससे? देखिए, संतुष्ट हम हों या ना हों ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन देश की एपेक्स कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला देगी उस फैसला को हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, बात यह है। और संविधान में इन संस्थाओं को अधिकार दिया गया है और उसी संविधान में इस देश का नागरिक होने का अधिकार हमको दिया गया है और सवाल पूछने का अधिकार भी हमको दिया गया है। जब हम सवाल पूछते हैं और अपने संवैधानिक दायरे में सवाल पूछते हैं तब तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है, लेकिन जब दायरा को क्रॉस करके सवाल पूछेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। हम संतुष्ट हों या नहीं हों, लोकतंत्र की एक मर्यादा होती है और लोकतंत्र की मर्यादा यह है कि अगर प्रक्रिया का पालन किया गया है, भले आप उस मत के विरोध में हों, लेकिन उस प्रक्रिया अगर पूरी की गई है तो उस प्रक्रिया को आपको मानना पड़ेगा। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। हम खुश हों कि नाराज हों, हम संतुष्ट हों कि असंतुष्ट हों, सच्चाई तो यही है ना कि मोदी जी देश के तीसरे बार प्रधानमंत्री हैं। अगर मैं यूपीएससी का एग्जाम लिखने के लिए जाऊंगा और सवाल पूछा जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो मैं क्या लिख करके आ जाऊंगा? नेहरू जी, कि मोदी जी का ही नाम लिखना पड़ेगा। तो संतुष्टि और असंतुष्टि का सवाल नहीं है, सवाल है प्रक्रिया का। हम आज भी इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं और कल को अगर यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ठीक है, तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक टॉपिक को चेंज करता हूँ और एक चीज ऐसी है जो सबके मन में है। ट्रक पे क्यों नहीं चढ़ने दिया? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको मराठी आती है? आपको मराठी आती है? मला मराठी येत नाही। अरे वाह, मला मराठी येत नहीं, मुझे मराठी नहीं आती है, मुझे बहुत सारी भाषाएं नहीं आती हैं। मुझे तो बिहार की भी कई भाषाएं जो हैं वो बोलने नहीं आती है। जैसे मुझे बज्जिका बोलने के लिए नहीं आता है। मैं टूटी फूटी भोजपुरी बोल लेता हूँ। हमारी मैथिली भी बहुत शुद्ध नहीं है, हालांकि मैं मैथिल हूँ लेकिन मेरी मैथिली भी शुद्ध नहीं है। मुझे अंगिका भी नहीं बोलने के लिए आता है, मुझे मगही भी बोलने के लिए नहीं आता है। इस देश में जहाँ पर कहते हैं कि कोस कोस पर बानी बदले कोस कोस पर पानी, उस देश में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको सब भाषा बोलने के लिए आएगी। लेकिन मेरी मातृभाषा, ये बात राज ठाकरे क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं आ रहा हूं उस पे कि मेरी भाषा एक हो सकती है, लेकिन मैं उस विचार का व्यक्ति हूं कि मैं सब भाषा का बराबर सम्मान करता हूं। तो जब अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी पढ़ने से शर्म आएगा कुछ दिन में, मुझे तब भी उतना ही गुस्सा आया जब कोई और व्यक्ति, चाहे आप उसमें किसी का भी नाम लगा सकते हैं, कि एक भाषा को आधार बना करके, ठीक है, एक पहचान को आधार बना करके किसी को देश और दुनिया में, मैं कहता हूं, कहीं भी अपमानित किया जाएगा, मैं उस मत के साथ नहीं खड़ा होने वाला। जितनी प्यारी मुझे मेरी अपनी पहचान है, उतने ही सम्मान से मैं दूसरे के पहचान को देखता हूं और इस अधिकार के साथ खड़ा होता हूं कि इस धरती पे हम पैदा लिए हैं मनुष्य के रूप में। जितना अधिकार हमारा है उतना ही दूसरे मनुष्य का है और दूसरे मानव का है।